Hello student, welcome back to your favorite YouTube channel. The name of the channel is Knowledge Power Plus. तो लास्ट क्लास में हमने आपको पूरा इंट्रोडक्टरी अपना बताया था कि चैनल पे क्या होने वाला है, कैसे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट चैप्टर। तो स्टार्ट करने वाला हूं मैं फिजिकल केमिस्ट्री के साथ, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी हमारा फर्स्ट चैप्टर है द मोल कॉन्सेप्ट। तो आज हमारे पास जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट का भी ये हमारा कौन सा लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में आज हमारा पहला हमारे पास टॉपिक है दैट व्हाट इज मैटर, कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है। ठीक है, अब आपने मैटर की एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, जिसके पास एक मास है और जो क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो मैटर की हमारे पास डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम and having mass and having mass known as matter। तो बेटा कोई भी चीज जिसके पास क्या है, मास है, वो जो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब जिसके पास एक वॉल्यूम है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं किसकी, मैटर के एग्जाम्पल की, तो आप अपने चारों तरफ घूम के देखो, आपको जो कुछ भी दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप एक रूम में बैठे हो, इवन आप अगर कहीं आप अपने लिविंग रूम में हो, या फिर आप अपने कहीं भी घूम घर के बाहर हो, अपने पार्क में हो, आप चारों तरफ घूम के देखो, आपको जो कुछ भी दिखेगा वो सब क्या है, मैटर है। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एयर, एयर क्या एक मैटर है। अगर हम बात करते हैं, वाटर हो गया, आइस हो गया, एनिमल हो गए, ठीक है, एनिमल के बाद ट्री हो गए, ईटीसी एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जो कुछ अपनी आंखों से आप देख सकते हो, वो सब क्या है, मैटर है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ना बेटा इस पूरे यूनिवर्स की, तो इस पूरे यूनिवर्स में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं। वो दो चीजें क्या है, ये है हमारे पास बेटा यूनिवर्स। तो इस यूनिवर्स की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास सिर्फ दो ही चीज है, एक होता है मैटर और एक होता है हमारे पास एनर्जी। फर्स्ट थिंग इज मैटर एंड सेकंड थिंग इज एनर्जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैटर है, एनर्जी है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप इसका डिफरेंस भी बहुत इजीली बता सकते हो। हमारे पास जो मैटर होगा उसके पास मास होगा, एनर्जी है, एनर्जी के पास मास नहीं है, एनर्जी के पास मास नहीं है। मैटर हमारा क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और एनर्जी भी क्या करेगी, एनर्जी भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब जैसे कि आप सपोज करो मैं लाइट एनर्जी की बात करता हूँ, आपके पास एक डार्क रूम है, आपने क्या करा, वहां पे अपना एक जो ट्यूब लाइट थी या बल्ब था, आपने उसको ऑन करा। तो जैसे ही आप बल्ब को ऑन करोगे तो क्या करेगा, लाइट पूरे स्पेस, पूरे रूम के अंदर क्या करेगी, पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एनर्जी हमारी क्या करती है, एनर्जी हमारी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, पर एनर्जी के पास मास नहीं होता है। पर अगर हम बात करेंगे मैटर की, जैसे कि आपको मैं दिख रहा हूँ, मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूँ, मैंने वहां पे एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करा है और मेरे पास एक मास भी है। मेरे हाथ में एक ये पेन है, इस पेन ने क्या करा है, एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करा है यूनिवर्स में, और साथ में इस पेन के पास एक मास भी है। तो इसको हम बोलते हैं अपना क्या, मैटर। तो जो कुछ भी आपको दिखता है, जिसको आप टच कर सकते हो, वो सब क्या है, हमारा मैटर। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फिर नेक्स्ट टॉपिक है एटम। ना नेक्स्ट टॉपिक इज एटम। चलिए एटम को डिस्कस करते हैं, एटम क्या होता है। तो किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम बोलेंगे मैटर। तो अभी हमने मैटर समझा, मैटर क्या होता है। अब हमें क्या समझना है, मैटर किस चीज से मिलके बना हुआ है, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा मैटर का, उसको हम बोलेंगे एटम। सो एटम क्या होगा हमारा, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर।
तो किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अब जो एटम होता है वो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर एटम से भी छोटा इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो हमारा जो एटम होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं एटम इज मेड अप फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब वो हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एटम की डेफिनेशन। तो एटम क्या है, किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम एटम बोलेंगे, जो कि हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है। आई होप कि अब आपको थोड़ा थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा बेटा, जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, कि किसी भी एटम की अगर मैं बात करता हूँ तो एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास न्यूक्लियस, और दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस के बाहर होते हैं ऑर्बिट, जिनको हम बोलते हैं शेल। तो अगर हम एटम की बात करेंगे तो ये एटम है, ये मैंने क्या बनाया है, एक फिगर ऑफ एटम। ये हमारा क्या है, एटम का फिगर है। तो इस एटम के पास क्या है, दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारे पास न्यूक्लियस, और जो दूसरा पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। अब होता क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या क्या मिलने वाले हैं, हमको मिलने वाले हैं प्रोटॉन्स और हमको मिलने वाले हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ऑर्बिट की, तो ऑर्बिट में क्या होता है, ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिट में क्या होते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट का दूसरा नाम होता है शेल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, शेल बोल दो या आप इसे एनर्जी शेल बोल दो। तो ऑर्बिट में क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिखना है, वो पॉइंट क्या लिखना है कि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या आता है कि आपको दे देता है कि न्यूक्लियॉन्स, तो आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स। अगर मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ न्यूक्लियॉन्स, तो जो हमारा न्यूक्लियॉन्स होता है दैट इज द समेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो समेशन होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। सो इट इज द समेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आप इसको, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं बता देता हूं आपको। हाँ, स्लाइड थोड़ा ऊपर भाग गई है हमारी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, आज हम इसे फर्स्ट लेक्चर में फटाफट इसको कवर कर लेते हैं, सो दैट नेक्स्ट पार्ट से हम फुल स्ट्रेंथ पे आ जाएं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कि भाई एटम की आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे। तो एटम की रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, सपोज करो हमारे पास कोई एक एटम है, उस एटम को हमने ले लिया अपना एक्स। लेट एटम एक्स, हमने क्या करा, अपना एक एटम एक्स लिया, तो उस एटम की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी बेटा, आप उसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो जेड एक्स ए, या फिर आप इसको लिख सकते हो जेड एक्स ए, या फिर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो एक्स ए, या फिर एक और मेथड होता है जिससे हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं एक्स से। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, जो हमारे पास एक्स है वो एक्स हमारा क्या है, एटम है। अब हमें ये समझना है कि व्हाट इज जेड एंड व्हाट इज ए। तो अगर मैं जेड की बात करता हूं तो जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर, या फिर आप इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन।
एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं Z। तो Z को हम क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन एटम। एक एटम के अंदर जितने हमारे प्रोटॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं Z। ठीक है, Z, इसका आप Z को बोलते हो एटॉमिक नंबर भी बोलते हो, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब आगे देखो ए क्या होता है? ए को आप बोलते हो मास नंबर। मास नंबर। अभी मास नंबर क्या होता है? एटम के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उन न्यूक्लियॉन्स की रिप्रेजेंटेशन की जाती है मास नंबर के साथ। और न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? जो मैंने अभी आपको बताया, द समेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आप सिंपली लिख सकते हो ए इज इक्वल टू मास नंबर। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इट इज ऑल्सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो किसी भी एटम की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें एक एटम चाहिए। इस एटम की अगर हम एक्स की बात करेंगे तो आप इस एक्स को बोल सकते हो, ये एक्स हमारा हो जाएगा एटम सिंबल। हर एक एटम के लिए हमने क्या करा है? कुछ सिंबल यूज करे हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक्स की बात करेंगे तो एक्स क्या है हमारे पास? एटम का सिंबल। अब आप इसको समझो, इसको हम आगे बताते हैं। सपोज कीजिए हम कुछ लिखवा देते हैं आपको, कुछ एटम लिखवा देते हैं और एटम के साथ हम उनके कुछ सिंबल लिखवा देते हैं, सो दैट आपको ये आगे याद रहे। तो मैं एक टेबल बनवा देता हूं आपको। एक हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा नेम ऑफ एटम, और ये हो जाएगा हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। एटम सिंबल बोल सकते हैं हम इसे। अभी देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ एटम मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे, तो पहले हम लिखवा देते हैं अपना नेम ऑफ एटम। अब आप 11th क्लास में हो अगर, तो आपको ये चीजें क्या होनी चाहिए? बिल्कुल फैमिलियर हो जाना चाहिए कि एटम का नाम और एटम सिंबल। एटम सिंबल। तो बेटा देखो, पहला जो सिंपलेस्ट एटम होता है हमारे पास वो होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, दैट इज H। फिर देखिए फैमिलियर आप बनिए, हीलियम। हीलियम के लिए हम यूज करेंगे He सिंबल। फिर देखो कार्बन, कार्बन के लिए यूज किया जाता है C। देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए हम यूज करते हैं N। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हम यूज करेंगे O। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, फ्लोरीन की, बहुत सारे आइटम हैं। और सब आइटम के बारे में आप जब तक ये आपका सिलेबस कंप्लीट होगा आप सब फैमिलियर हो जाओगे इसके साथ। मैं तब भी थोड़े बहुत लिखवा देता हूँ। एक हो गया क्लोरीन। क्लोरीन होता है हमारे पास Cl। सोडियम, तो सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na के साथ। ठीक है, आगे हम और लिखवा देता हूं मैं थोड़े से। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का रिप्रेजेंटेशन होगा Mg। ठीक है, और आई थिंक अभी आप इतने थोड़े फैमिली बन जाओ इनके साथ, अब नहीं तो आप होगे भी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? एटम की रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होता है बेटा? नेचुरली अकरेंस होती है आइसोटोप्स की। होता क्या है हमारे पास, जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैं इसकी पहले डेफिनेशन बता देता हूं। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स which are having, which are having same atomic number, same atomic number but different mass number, but different mass number, mass number। तो आइसोटॉप्स क्या होता है? आइसोटॉप्स एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? कुछ एलिमेंट्स हमें ऐसे मिलते हैं
उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं पर उनके क्या होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं। अब इसके एग्जांपल लेके समझो, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कार्बन, तो कार्बन का एक आइसोटॉप हमें मिलता है 6C12 और एक आइसोटॉप हमारे पास अवेलेबल है 6C14। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात? अब देखिए अगर ऑक्सीजन के आइसोटॉप की बात करें तो एक आइसोटॉप होता है हमारे पास 8O16, एक हमको मिलता है 8O18। ये हो गया हमारे पास ऑक्सीजन के आइसोटॉप। अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन के आइसोटॉप्स होते हैं हमारे पास, एक होता है 17Cl35, एक होता है हमारे पास 17Cl37। तो बेटा अभी आप ये देखो, आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम पढ़ी। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करता हूं तो आपको ये पता है जो सी रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एटम का सिंबल, एटम सिंबल। और अभी हमने आपको बताया सी जो एटम होता है उसको हम बोलते हैं हमारा कार्बन एटम। तो कार्बन एटम के लिए हम क्या करते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सी का यूज करते हैं। उसके बाद आपको पता है जनरली जो एटम जो रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज ZXA। अगर आप इसकी इनके साथ कंपैरिजन कराते हो, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे मैं बता देता हूं 6C12 एंड 6C14। अगर आप Z देखोगे तो Z क्या है, 6C12 के लिए भी इसकी वैल्यू 6 है और 6C14 के लिए भी इसकी वैल्यू क्या है, 6। पर अगर आप एक ही वैल्यू देखोगे सॉरी, एक ही वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 6C12 के लिए हो जाएगी 12 और हमारी 6C14 के लिए हो जाएगी 40। तो क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, आइसोटॉप्स हो गए। ठीक है, आइसोटॉप्स ये किसके, कार्बन के आइसोटॉप्स हैं। तो इनकी आप डेफिनेशन क्या बोलोगे, एटम्स विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसी तरीके से अगर हम इन दो की बात करेंगे तो ये हमारे क्या है, ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स हैं। इनकी अगर आप बात करोगे तो ये दोनों हमारे क्या है, क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई है आइसोटॉप्स की। आई होप अभी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। अब होता क्या है बेटा, आपको पता है कि हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कितने टाइप के हमें स्टडी करने हैं, 3 टाइप के हमें स्टडी करनी है। वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास प्रोटॉन, फिर है हमारे पास न्यूट्रॉन और लास्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना है, इनकी आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टीज की बात करें, हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं। पहली चीज, इनका मास क्या होता है। इनकी इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल की हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो है इनके मास। ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ चार्ज, कि इनके ऊपर किस टाइप का चार्ज होता है। हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज ऑन वन पार्टिकल, की एक पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी एक टेबल बना लेते हैं, वो हमारे लिए सबसे इजी है टेबल बनाना। तो मैं एक टेबल बना देता हूं इसके लिए। तो हमें कितने कॉलम चाहिए, कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम हमें चाहिए इसमें 4। तो 4 कॉलम के लिए हम कैसे मैं जुगाड़ लगाता हूं, देखो आप, ये हो गया फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। 4 कॉलम हो गए और हमें चाहिए अभी 4 रो की रिक्वायरमेंट है। तो 4 रो बना देता हूं मैं इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए होने वाला क्या है। तो पहला हमारे पास है पार्टिकल नेम, पार्टिकल नेम या फिर आपको मैं लिख देता हूं सब पार्टिकल नेम। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल नेम, सब एटॉमिक पार्टिकल नेम। तो हमारे पास कितने पार्टिकल है, एक है हमारे पास प्रोटॉन, एक है हमारे पास न्यूट्रॉन और एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ क्या कौन सी डिस्कस करने वाले हैं, मास। तो यहाँ हम लिख लेते हैं मास
ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास क्या है, देन चार्ज टाइप ऑन पार्टिकल, कि पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज कैसा होगा, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास चार्ज ऑन वन पार्टिकल, एक पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है। तो बेटा देखो जो प्रोटॉन, ये आपको याद करना है, ये सब चीजें आपको क्या करनी है, याद करनी है। तो प्रोटॉन का जो मास होता है दैट इज 1.672 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -27 kg। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, जो टाइप ऑफ चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। और प्रोटॉन मतलब एक पार्टिकल, जो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन होगा, उस प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -19 कूलम। इसको आप प्लस ई चार्ज भी बोलते हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लस ई चार्ज भी बोलेंगे। अब आइए आप न्यूट्रॉन पे। तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज वन, सॉरी मास जो होता है न्यूट्रॉन का दैट इज 1.674 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -27 kg। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता है, इसका मतलब जो चार्ज टाइप है वो क्या रहेगा, इसके ऊपर न्यूट्रल रहने वाला है। और जब चार्ज ही नहीं है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा एक पार्टिकल पे, जीरो। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 9.1 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -31 kg। चार्ज का जो नेचर है वो रहेगा इसके ऊपर एक निगेटिव टाइप का, चार्ज कैसा रहेगा हमारा, निगेटिव चार्ज। और अगर हम बात करेंगे चार्ज ऑन वन पार्टिकल, तो एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -19 कूलम, या सिंपली आप इसे बोल सकते हैं -1 e। अब बेटा देखो समझने वाली चीज क्या है, ये चीज आपको क्या करना है, याद करना है, ये क्या करना है आपको, मेमोराइज करना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां देखो आप, हमारा जो प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का जो मास है और हमारा जो न्यूट्रॉन का मास है, तो आप देख सकते हो कि नियर बाय दोनों का मास क्या है, सेम है। और इलेक्ट्रॉन का मास जो है इन दोनों के कंपैरिजन में, इन दोनों का मतलब कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक है, अब एक और यहाँ देखिए जी, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली क्या है, डिफर है। वो स्लाइटली डिफर कहां से आ रहा है, वो स्लाइटली डिफर यहां से आ रहा है, देखो प्रोटॉन का मास है 1.672 और न्यूट्रॉन का मास है 1.674। तो इनकेस अगर कभी आता है, कभी आप ऐसे नॉलेज के लिए, कि जो प्रोटॉन होता है वो ज्यादा हैवी होता है एज कम, सॉरी जो न्यूट्रॉन होता है वो ज्यादा हैवी होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो पॉइंट ये बनता है, यहाँ मैं नोट करा के लिखवाता हूं आपको। अब आपको ये पता है कि प्रोटॉन का मास क्या है, अब आपको ये पता है इलेक्ट्रॉन का मास क्या है। तो यहां से आपको याद रखना है कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 टाइम्स मास ऑफ वन प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है ऑलमोस्ट 1/1837 टाइम्स होता है, 1 बाई, समझ रहे हो ना, 1/1837 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन का। या फिर आप इसको सिंपली बोल सकते हो, हमारे पास जो प्रोटॉन का मास होगा, हमारे जो प्रोटॉन का मास होगा वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 टाइम्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास आयन। आयन क्या होते हैं, तो आयन इज ऑल्सो नोन एज पार्टिकल। आयन भी क्या होते हैं, हमारे पार्टिकल्स होते हैं। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पार्टिकल, टाइप ऑफ पार्टिकल। तो हमारे जो आयन है वो भी हमारे लिए क्या होता है, टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं। ये भी क्या है, पार्टिकल का ही एक टाइप है। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल हमारे कैसे होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या ऐसे पार्टिकल होंगे, ये हमारे चार्ज पार्टिकल। तो अब आप यहां से डेफिनेशन क्या निकाल सकते हो, आयन इज ए चार्ज पार्टिकल। आयन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है विच इज मेड फ्रॉम एटम। जो किससे बनता है, एटम से बनता है। कैसे बनता है, देखो जब भी हमारा एटम
एक इलेक्ट्रॉन को या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, सिंपली आप ये देखो कि हमारे पास एक एटम है, हमारा एटम क्या कर रहा है, क्या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल रहा है, ठीक है। क्या तो इलेक्ट्रॉन का गेनिंग हो रही है या फिर इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो रही है फ्रॉम द एटम। तो एटम से कभी भी इलेक्ट्रॉन क्या तो गेन होगा या फिर रिमूव होगा, तो क्या होगा, हमेशा उसके ऊपर एक चार्ज आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एटम ले लेता हूँ, सोडियम एटम ले लेता हूँ। तो मैंने अपना एटम लिया, एटम मेरे पास क्या है, सोडियम। तो सोडियम एटम की जो रिप्रेजेंटेशन होगी दैट इज Na, मैंने भी आपको जस्ट बताया है। अब देखो आप इस Na सोडियम एटम के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, 0, ठीक है। अगर हम सोडियम एटम की बात करते हैं तो सोडियम एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 11 और जो मास नंबर होता है दैट इज 23, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर मास नंबर मैंने आपको बता दिए। अब होगा क्या, जब भी हम सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो सोडियम एटम के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास पहले क्या था, एक एटम था, अब वो एटम क्या बन गया है, वो चार्ज बन गया है। क्या बोलेंगे, अभी क्या बन गया है, चार्ज एटम। या फिर आप बोल सकते हो पहले हमारे पास क्या था, एक पार्टिकल था, अब वो क्या बन गया, एक चार्ज पार्टिकल बन गया है। और इसी चार्ज पार्टिकल को आप क्या बोलते हो, दैट इज नोन एज आयन। इसी चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, अपना आयन। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूव करोगे तभी आयन बनेगा। अगर आप सपोज करिए, मैं अगर सोडियम एटम पे हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा देंगे तो क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। अब सोडियम एटम के ऊपर क्या आ गया है, निगेटिव चार्ज आ गया है। तो पहले बेटा ये कैसा था, ये न्यूट्रल था, पहले कैसा था, ये न्यूट्रल था। अब एटम के ऊपर क्या आ गया है, चार्ज आ गया है। और अगर एटम के ऊपर चार्ज आ गया तो अब आप इसे क्या बोलोगे, आपको क्या मिल गया, सोडियम एटम का आयन। आपके पास क्या है, आयन है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द आयन, आयन इज अ चार्ज पार्टिकल। आयन क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। और ये बनते किससे, एटम से मिलके बनते हैं। एटम में से जब आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे या एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक चार्ज आ जाएगा और हम बोलेंगे एटम हमारा क्या हो गया, आयनाइज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, बेसिक डेफिनेशन आज कंप्लीट कर लेते हैं हम, दैट इज मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल भी हमारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स हमारे पार्टिकल्स हैं जो कि दो या दो से अधिक एटम से मिलके बने। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बेटा पहले समझ लेते हैं हम। मॉलिक्यूल क्या है, हमारे पास पार्टिकल हैं जो कि दो या दो से अधिक एटम से मिलके बने, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला है कि वो दोनों एटम सेम होने चाहिए या फिर डिफरेंट होने चाहिए, सेम एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। पर कंडीशन क्या है, जब भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, ऐसा नहीं है कि आपने एक एटम लिया, दूसरा एटम लिया, दोनों में मिक्सिंग कर दिया, मॉलिक्यूल बन गया, नहीं। जब भी मॉलिक्यूल बनेगा तो एटम क्या होंगे, एटम के बीच में बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग का मतलब उनके बीच में एक फोर्सेस आएंगे, उनके बीच में क्या आएंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आएंगे। बहुत डिटेल से हम इसको स्टडी करेंगे आगे केमिकल बॉन्डिंग में। अभी आप इसको समझ लो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल। सो it is a particle which is made from from the combination of from the combination of two or more than more than two atoms, more than two atoms, ठीक है। आगे लिखिए, the atoms present in a molecule in a molecule in a fixed ratio। क्या है ये चीज, अभी एग्जांपल लूंगा समझ में आ जाएगा। इन ए फिक्स रेशियो which are which are not only mixed, not which are
नॉट ओनली मिक्स्ड, किसकी बात हो रही है बेटा, एटम की बात हो रही है, विच आर नॉट ओनली मिक्स्ड बट बॉन्डेड टुगेदर, बट बॉन्डेड टुगेदर। देखो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होगी, जब आप दो या दो से अधिक एटम को क्या करोगे, फिक्स रेशियो में मिलाओगे, उन एटम के बीच में क्या आ जाएगी, उन एटम के बीच में आ जाएगा एक बॉन्ड आ जाएगा। बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, उनके बीच में आ जाएगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। चलो इसके एग्जांपल से समझो। अगर हम मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं तो मॉलिक्यूल का हमारा पहला एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि सबने पढ़ा हुआ है वाटर का मॉलिक्यूल H2। तो होता क्या है, एक O एटम आता है, उस O एटम के साथ क्या होता है, दो हाइड्रोजन के एटम आते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ये हाइड्रोजन एटम हो गया। अब आप यहाँ पे देख के समझो, वाटर मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल क्या है, H2O, H2 का मतलब वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल जब भी फॉर्म होगा तो जो रेशो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का, हमेशा 2:1 होगा। तो डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इन ए फिक्स रेशो। ऐसा नहीं है कि आज वाटर का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर हाइड्रोजन वाटर का रेशो जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का जो रेशो है 2:1 है, और कल जो वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम है उनका रेशो 3:4, 10:3। मतलब मॉलिक्यूल इच्छाधारी नहीं है भाई, इच्छाधारी नहीं है, अपने हिसाब से वो एटम को नहीं रख सकता। एक बार मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल के अंदर एटम जो हो गए वो फिक्स रेशो में आ गए। अब हमेशा उस मॉलिक्यूल में कभी भी अगर वो मॉलिक्यूल बनेगा तो उस मॉलिक्यूल के अंदर वही एटम रहेंगे और उन्हीं रेशो में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक वर्ड मैंने यूज करा है, विच इज विच आर नॉट ओनली मिक्स बट बॉन्डेड टुगेदर। मतलब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम के बीच में क्या है, बॉन्डिंग है। और जब भी वर्ड यूज होता है बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग का मतलब कुछ नहीं होता बेटा, बॉन्डिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स, या हम लिख सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स। कैसा फोर्स होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, बस दैट इज बॉन्ड। अगर हम बोलते हैं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, बॉन्ड का फॉर्मेशन का मतलब उन एटम के बीच में क्या आ गया, एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं हम इसको। मॉलिक्यूल का दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H2। तो बेसिकली क्या होगा, हाइड्रोजन गैस में अब आप देखोगे कितने H एटम हमने यूज करे हैं। H एटम कितने हैं, 0, 2 H एटम हम यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन एटम। दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या आ गई, बॉन्डिंग। तो बेटा अगर आप यहाँ पे देखो, कहां पे, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो एटम है, मॉलिक्यूल का जो एटम है वो एटम कैसे हैं, सेम, मतलब होमोजीनियस। मॉलिक्यूल क्या ऐसा हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है, मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है। तो हेट्रोजीनियस का अभी मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, वाटर। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है H2O, उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, डिफरेंट डिफरेंट एटम हो गए। एक और एग्जांपल लेके बता देता हूं मैं आपको, ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो ये हो गया हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो अब आप देखोगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम्स हैं। एटम्स कौन कौन से हो गए, एक हो गया C, जिसको हम बोलेंगे कार्बन एटम। एक हो गया हमारे पास H, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन एटम। और एक हो गया हमारे पास O, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन एटम। कौन सा एटम है ये, ऑक्सीजन एटम। मैं यहाँ पे एटम भी लिख देता हूं, कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम। समझ में आया आपको ये चीज, कि अब एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा टाइप के भी एटम है, तो मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा है, एक हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल है, सेम टाइप के एटम से मिलके नहीं बना हुआ है। पर अगर आप इन ए वन मॉलिक्यूल, किसकी बात हो रही है, इन अ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है बेटा। एक मॉलिक्यूल में अगर आप रेशो फाइंड आउट करते हो, किस किस का रेशो फाइंड आउट करते हो, एटम ऑफ कार्बन रेशो, एटम ऑफ हाइड्रोजन रेशो, एटम ऑफ ऑक्सीजन।
तो ये रेशो हमें कितना मिलेगा 6:12:6, और या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो 1:2:1। रेशो बेटा यही मिलने वाला है हमेशा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आपको समझ में आई कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, दो या दो से अधिक एटम से मिलके बने होंगे, पॉइंट नंबर 1। अब वो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो फिक्स रेशो में होते हैं। पॉइंट नंबर 3, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज ए बॉन्डिंग बिटवीन द एटम। एटम्स के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी हमारे एटम्स के बीच में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हम फटाफट खत्म करते हैं। एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी 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 क्या होती है बेटा, एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम को हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उसी को हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूं, फिर आपसे पूछूंगा। ये आ जाएंगे हमारे पास मॉलिक्यूल, और ये आ गए हमारे पास एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी सबसे पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूं। तो मॉलिक्यूल में लेता हूं, वाटर का मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अमोनिया होता है NH3, तो मैं लिख भी देता हूँ नाम बेटा। अब आप अगर 11th क्लास में हैं तो अब आपको ये याद होना चाहिए, वाटर मतलब H2O, CO2 हमारे पास होगा कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 हमारे लिए होता है अमोनिया। अब आपको बेटा देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जो यूनिट नंबर 1 का जो मोल कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर अगर एग्जाम्पल भी आ रहा है ना, और एग्जाम्पल में भी आपको कोई सब्सटेंस मिलता है, उसका केमिकल फॉर्मूला मिलता है, याद कर लो, वो आगे तक काम आने वाला है। अभी जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया था, किसका, C6H12O6। क्या नाम है इसका, फटाफट जल्दी बताओ मुझे, ग्लूकोज। अभी बताया ना मैंने, ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, O3। O3 तो बचपन से आप फैमिलियर हो, ये क्या है, ओजोन। अब हमने क्या बोला, एटॉमिसिटी आपको बतानी है। तो एटॉमिसिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम को हम बोलेंगे एटॉमिसिटी। अब देखो वाटर, वाटर की एटॉमिसिटी साफ दिख रहा है सबको, दो हाइड्रोजन है, दो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, और एक ऑक्सीजन है। तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3। बड़ी सिंपल है ये तो। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की बात करोगे तो कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम है, तो टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3। अमोनिया की बात करो, नाइट्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम, एटॉमिसिटी कितनी हो गई हमारे पास, 4। अब बात करो ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में देखो कार्बन के 6 एटम है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है, तो कितना आ गया ये टोटल, 24। एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 24। अगर आप ओजोन की बात करोगे तो ओजोन में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ में आ गया एटॉमिसिटी हमें कैसे फाइंड आउट करनी है। एक मॉलिक्यूल लो, उस मॉलिक्यूल के अंदर आपको जितने भी नंबर ऑफ एटम्स मिल रहे हैं, ये मत देखो कि कौन से टाइप के हैं, आप सब एटम को ऐड करके मारो बस। जैसे ही आप सब एटम को ऐड कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगी, एटॉमिसिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज, आज का बेटा ये लास्ट थ्योरी टॉपिक है, इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आज का ये क्या है, लास्ट टॉपिक है जो कि थ्योरी टॉपिक है। तो हेडिंग है इसका, नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ स्पीसी, प्रेजेंट इन ए स्पीसी। स्पीसी बोले तो क्या, स्पीसी बोले तो एटम, स्पीसी बोले तो मॉलिक्यूल, स्पीसी बोले तो आयंस। तो व्हाट इज द, आज का लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन ए स्पीसी। तो बेटा अगर हम स्पीसी की बात करेंगे, स्पीसीज बोल सकते हो आप, तो स्पीसीज में
स्पीसीज में आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसको, थोड़ा सा पहले इसको बताना जरूरी है आपके लिए। जब मैंने आपको एटम की डेफिनेशन बताई, तो एटम की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बोला, एटम क्या है, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो जो मैंने पार्टिकल वर्ड यूज किया वो एटम की डेफिनेशन में किया। फिर हमने एटम की डेफिनेशन में बोला कि एटम हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल, तो ये भी क्या होंगे, पार्टिकल होंगे। अब हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पे, तो मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूल एक पार्टिकल है जो कि दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बना हुआ है। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में भी मैंने क्या बोला, मैंने एक पार्टिकल वर्ड को यूज किया। अब आ जाओ आयन की डेफिनेशन पे, तो आयन की डेफिनेशन में भी मैंने आपको बोला कि आयन इज ए चार्ज पार्टिकल। तो आयन भी हमारा क्या है, आयन भी हमारा पार्टिकल है। आयन भी क्या है, हमारा पार्टिकल है। तो बेटा अब आप कभी भी इस चीज को लेकर डाउट नहीं करने वाले हैं कि सर, पार्टिकल क्या होता है। आपको ये चीज पे डाउट ही नहीं आना चाहिए, पार्टिकल क्या होता है। एटम भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी पार्टिकल है, इवन हमारा मॉलिक्यूल भी पार्टिकल है, और हमारा आयन भी क्या है, पार्टिकल, सब पार्टिकल है। ठीक है, चलो बैक टू योर टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर, दैट इज नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन ए स्पीसी। तो किसी भी स्पीसी के अंदर जो नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। अब सबसे पहले क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों से फटाफट जल्दी से मुझे बता दो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है। तो फटाफट सबके दिमाग में आ जाना चाहिए, सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब सर किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल। इन्हीं का आपको नंबर बताना है कि आपको अगर मैं कोई स्पीसी दे दूं और आपसे पूछो नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, आपको देख के बताना है। ठीक है, आ जाओ। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ले लेते हैं, एक एटम से लेके चलते हैं, एक एटम से लेके चलते हैं। तो एटम के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने क्या यूज करा, जेड एक्स ए। और ए क्या होता है, जेड क्या होता है, एक्स क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले याद करने हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड, और आप बोल सकते हो एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होता है वही रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। ठीक है, अब लिखेंगे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारा क्या होगा, ए माइनस जेड। ए माइनस जेड का मतलब क्या हो गया, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। और अब हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज, माइनस चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ पे आप स्टार लगा के लिख लो, स्टार लगा के, ऑलवेज सब्सटीट्यूट, ऑलवेज सब्सटीट्यूट चार्ज वैल्यू, चार्ज वैल्यू विद साइन। हमेशा आपको जो चार्ज है वो विद साइन ही क्या करना है, पुट करना है। तो हमारे लिए आज का जो इंपॉर्टेंट थीम है वो थीम क्या हो गई है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको निकालने आने चाहिए, दैट इज एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज। तो बेटा ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब हम इन्हीं की कराने वाले हैं प्रैक्टिस। तो ये तो आज का हमारा हो गया थ्योरी वाला पार्ट। थ्योरी में आज हमें इतना ही कराना था। लेक्चर ऑलमोस्ट हमारा 45 मिनट का हो गया है, और आप कहोगे सर आपने तो पहले दिन कहा था आप 30 से 40 मिनट का ही रखोगे, आज तो लेक्चर बड़ा हो गया। कोई नहीं बेटा, हैबिट में आ जाएगा, लेक्चर छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट न्यूमेरिकल पे। तो न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल है, आपको क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द गिवन स्पीसी, इन द फॉलोइंग स्पीसी। तो पहली स्पीसी है हमारे पास सोडियम।
तो बेटा सोडियम जो 11th में बच्चे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कि आपको इनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता हो, इस पर आपको एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको पता हो। इनकेस जब तक आप ये 12th तक पहुंचोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीजें याद होने वाली है, तो परेशान मत होना। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23। तो फटाफट लिखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, दैट इज एटॉमिक नंबर 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो आप एक काम करो, इसको ना ऐसे लिखो a माइनस जेड, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज। और बेटा आप देखो आपको इस पीसी के ऊपर चार्ज कितना दिख रहा है, 0। तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 11। ओके, ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है मैग्नीशियम, Mg क्या है, लिख भी लो मैग्नीशियम। अब इस मैग्नीशियम के लिए बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर होता है 12 और मास नंबर होता है 24। तो फटाफट देखो प्रोटॉन कितना हो गया, इजिकल टू जेड इजिकल टू 12। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा इसके लिए, a माइनस जेड इजिकल टू 24 माइनस 12 इजिकल टू 12। और अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन माइनस चार्ज, और चार्ज इस स्पीसी के ऊपर कितना है, 0। तो ये कितना आ जाएगा हमारे लिए, ये वैल्यू आ गई हमारे लिए 12। समझ में आ गया आपको। अब एक काम करते हैं, ये आपका होमवर्क वाला पार्ट भी है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑक्सीजन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन का मैंने आपको एटॉमिक नंबर बता दिया, एटॉमिक नंबर हो गया 8 और मास नंबर ले लो इसका 16। ठीक है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे, आप इसको समझो पहले। तो अभी तक जो ये तीन एग्जाम्पल थे, तीन एग्जाम्पल में क्या गिवन था हमें, फटाफट बता दो। एटम, मॉलिक्यूल, आयन, क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है एटम। ये सब क्या है, एटम। अब ऑप्शन डी की बात करोगे तो ऑप्शन डी में क्या आ गया, मॉलिक्यूल गिवन है। अब आप कहोगे सर आपने मॉलिक्यूल का तो बताया नहीं है, तो बेटा मॉलिक्यूल का बताने की जरूरत भी नहीं है। सपोज करो आपको क्या करना है, एक काम करता हूं मैं, पार्टीशन करके यही समझाता हूं। तो मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, हाइड्रो H2। H2 क्या होती है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन गैस, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस के अंदर आप देखो हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है। कितने हाइड्रोजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम है। और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर भी होता है 1। अब एक बात बताओ बेटा, H2 के अंदर कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप क्या करोगे, H2 के अंदर पहले देखो एटम कौन कौन से हैं, उन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनको ऐड कर दो। जैसे कि देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। H2 के अंदर अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो H2 के अंदर प्रोटॉन निकालने हैं, तो सबसे पहले देखो H2 के अंदर कितने हैं, दो हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन H2 इज 2 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन H, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन H। समझ में आई बात। तो H2 के अगर आप प्रोटॉन निकालोगे तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है और टोटल कितने हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा एक हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है और टोटल दो हाइड्रोजन है हमारे पास, तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, 2। अब आओ न्यूट्रॉन पे। तो बेटा न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो हमारे पास एक हाइड्रोजन के अंदर कितना न्यूट्रॉन है, अगर हमारे पास 1H1 है तो एक हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो हाइड्रोजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब आए इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन माइनस चार्ज। इस O2 गैस के ऊपर आपको चार्ज कितना दिख रहा है, 0। तो हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास OH माइनस। ठीक है, OH माइनस देख लो, OH माइनस भी पढ़ा देता हूं मैं आपको। OH माइनस, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और मास नंबर है 16।
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और मास नंबर है हमारा 1। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अगर आप इस OH माइनस की बात करोगे तो ये आपको क्या गिवन है, आयन गिवन। आयन किसका है, मॉलिक्यूल का आयन आपको गिवन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा इस OH माइनस में, तो इसको आप अभी ऐसे लिख लो, प्रोटॉन प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एटम प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। सही है। अगर हम OH माइनस की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर हम OH माइनस की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो ऑक्सीजन में जितने प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में जितने प्रोटॉन है, दोनों को ऐड कर दो तो हमें OH माइनस के प्रोटॉन मिल जाएंगे। तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 8। हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं, 1। तो OH माइनस में प्रोटॉन कितने हो गए, 9। 9 समझ में आया, या फिर ऐसे लिख देता हूं मैं, 8 + 1 = 9। अब देखो न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मतलब एक ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है, दैट इज 16 - 8 प्लस एक हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है, 1 - 1। सो द आंसर इज 8। समझ में आया आपको। अब आइए आप किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ जो हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किया है। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है, अगर आपने पहले प्रोटॉन फाइंड आउट कर लिया स्पीसी के लिए तो डायरेक्ट लिखो यहाँ पे प्रोटॉन माइनस चार्ज। अब आप यहाँ देख सकते हो जो चार्ज है हमारा वो 1 यूनिट चार्ज है। ठीक है, वो चार्ज है कैसा, 1 यूनिट। अब ये समझो, अगर कोई भी स्पीसी के ऊपर एक माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या तो आप उसे -1 लिख सकते हो या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, A-1, या फिर A- का मतलब चार्ज उसके ऊपर 1 यूनिट है। ठीक है। अब चार्ज कैसा चार्ज है, चार्ज है हमारे पास निगेटिव चार्ज। चार्ज कैसा है मेरा, निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज है तो मैंने क्या बोला, जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे प्रोटॉन माइनस चार्ज करेंगे और चार्ज की वैल्यू विद मैग्नीट्यूड हमें पुट करनी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्रोटॉन हो गया 9, प्रोटॉन हमने कहाँ से उठाए, यहाँ से, माइनस चार्ज, चार्ज कितना हो गया 1, दैट इज इक्वल टू 10। तो बेटा ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हो गए आप, हम किसी भी स्पीसी के अंदर, चाहे वो आयन हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो एटम हो, हाँ एटम हो, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, ये आपका होमवर्क वाला पार्ट है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, और इन केस अगर आपका सॉल्यूशन हो जाता है तो आपने अगर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन करा होगा तो अपना सॉल्यूशन उस पर सेंड करेंगे मुझे। ठीक है, मैं वहां पे आपका ये पार्ट चेक करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना है NH4+। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। ये हो गया हमारे पास अमोनियम आयन। ठीक है, CO3-2 ये होता है कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। और अगर हम बात करते हैं SO4-, इसको हम बोलते हैं सल्फेट आयन। ठीक है बेटा, तो कोशिश करो ये नाम अब आपको याद होने शुरू हो जाए। अगर आप याद नहीं भी करोगे तो जब तक आपका इस सिलेबस में पूरा कराऊंगा तब तक ये आपको खुद ही याद आ जाएगा, इतनी बार रिवाइज करते करते। अमोनियम आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन। ठीक है, अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, हिंट दे देता हूँ। आपको नाइट्रोजन का हो सकता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर नहीं पता हो, तो मैं दे देता हूँ 7 and 14। हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे, हाइड्रोजन इज 1H1। कार्बन की बात करेंगे तो 6C12। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 8O16। अगर हम सल्फर की बात करेंगे 16S32। और अगर हम बात करते हैं किसकी, बाकी बेटा जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली, आपको जरूरत पड़ने वाली है नाइट्रोजन का, मैंने आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर दे दिया। हाइड्रोजन का आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर मास नंबर, उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मास नंबर, और सल्फर का एटॉमिक नंबर मास नंबर। आपको क्या करने, ये मुझे आप क्या करोगे, अमोनियम आयन, कार्बोनेट आयन और सल्फेट आयन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे खुद से,
ये आपकी प्रैक्टिस की शीट है। तो बेटा आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट कल आपसे मिलता हूँ अपने लेक्चर नंबर 2 में। तो कल मैं डिस्कस करने वाला हूँ द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, दैट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, और फिर केमिकल क्लासिफिकेशन को आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। बेटा अगर आपको ये अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उस पर आपको डीपीपी मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।